दोस्तों आज आप ये वीडियो शायद आईफोन पर देख रहे हो। बैकएंड में गूगल का सर्च चल रहा होगा और हो सकता है कि कल आप अमेजन से कुछ ऑर्डर भी करने वाले हो। मतलब हम हर रोज एप्पल, गूगल और अमेजन जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है जो बहुत हम रेयरली पूछते हैं कि हम इन कंपनीज के सिर्फ यूजर्स क्यों हैं, ऑनर क्यों नहीं। कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे इनडायरेक्टली हम इनके बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब असली वेल्थ क्रिएट होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? इन्वेस्टर्स को। एक्चुअली जब तक हम ब्रांड्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह देखते रहेंगे तब तक अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहेंगे। और इस बात को हम आज के इस वीडियो में सिर्फ किताबों वाली थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझेंगे। हम रियल केस स्टडीज से देखेंगे कि दुनिया के इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट को इतना सीरियस क्यों लेते हैं और एप्पल, गूगल और अमेजन जैसे यूएस बिजनेसेस ही क्यों बार बार इन्वेस्टर्स की नजरों में सबसे आगे रहते हैं। अब दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ कहीं नहीं ये बोल रहा कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर आपको इतना गारंटीड रिटर्न मिलेगा। ये वीडियो आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए है कि क्यों हमें यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे और आपके जैसे आम इन्वेस्टर्स अब तक फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से डरते क्यों थे और आज यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे बिल्कुल आसान हो चुका है। तो दोस्तों अब सवाल है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते बल्कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। और डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। एप्पल भारत में आईफोन बेचता है, गूगल भारत में एड से रेवेन्यू कमाता है और अमेजन इंडिया में ऑर्डर और डिलीवरीज के थ्रू कमाई करता है। मतलब कि हम पहले से ही इन कंपनीज के ग्रोथ का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर हम कंज्यूमर हैं तो क्या इन्वेस्टर की तरह भी सोचना शुरू कर सकते हैं? और दोस्तों यहीं पर यूएस स्टॉक मार्केट की रिलेवेंस सामने आती है। यूएस मार्केट में दुनिया की कई ग्लोबली डोमिनेंट कंपनीज लिस्टेड हैं जिनका बिजनेस सिर्फ एक इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करता। उनका रेवेन्यू अलग अलग कंट्रीज से आता है, अलग अलग करेंसीज में आता है और कई सेक्टर्स में फैला होता है। और ये डाइवर्सिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करती है। कुछ इसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफिकेशन। जब कोई इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसका पूरा पोर्टफोलियो आईएनआर पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन यूएस स्टॉक्स के जरिए आपको यूएसडी एक्सपोजर भी मिलता है। बेसिकली यूएसडी एक्सपोजर का सिंपल मतलब है आपका पैसा इनडायरेक्टली यूएस डॉलर से जुड़ जाना। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न सिर्फ स्टॉक्स के अप डाउन पर नहीं, डॉलर वर्सेस रुपी के चेंज पर भी डिपेंड करता है। घबराइए नहीं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब अगर हम पिछले एक साल का ही डेटा देख लें तो फिर यूएस का इंडेक्स S&P 500 करीब 13% के आसपास रिटर्न देता है, जबकि उसी पीरियड में इंडिया का इंडेक्स निफ्टी 50 लगभग 8.47% के आसपास रहा। यानी कि सेम टाइम फ्रेम में ही यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस तो बेहतर ही रही, लेकिन इसी एक साल में ही करेंसी का असर भी दिखता है, जहां डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी करीब 86 रुपए से कमजोर होकर 91 रुपए तक चला गया। मतलब कि एक इंडियन इन्वेस्टर को यहाँ डबल बेनिफिट मिल सकता है। एक तो यूएस स्टॉक या इंडेक्स का रिटर्न और दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपी के वीक होने से मिलने वाला करेंसी गेन। लेकिन हाँ, ये गारंटीड नहीं होता, बस ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। पर सच कहूँ तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडियन रुपी ज्यादातर टाइम डॉलर के मुकाबले वीक ही होता आया है। और कुछ इसी तरह से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की तीसरी बड़ी वजह है मार्केट मैच्योरिटी। इसका मतलब यह है कि यूएस मार्केट काफी पुराना और वेल डेवलप्ड है। वहाँ कंपनीज को ज्यादा क्लियर डेटा, प्रॉपर डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ती है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है और डिसीजन लेना थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इसी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट को इंडिया का रिप्लेसमेंट नहीं मानते बल्कि इंडिया के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक एक्स्ट्रा पार्ट मानते हैं। अब दोस्तों ये तो कोई भी बोल सकता है कि हमें यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन असली सवाल है कि आखिर क्यों? वहाँ ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके पीछे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जाते हैं? आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे बल्कि केस स्टडी करेंगे। एप्पल, गूगल और अमेजन की हिस्ट्री नहीं बल्कि इनका बिजनेस अंदर से खोल के समझेंगे कि आखिर ये पैसे कैसे बनाते हैं, इनकी असली ताकत कहाँ है और इन्वेस्टर इन्हें किस नजर से देखता है। अब देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स तीन चीजें देखते हैं। कंपनी कंज्यूमर को बार बार वापस क्यों लाती है, कमाई का इंजन क्या है, मतलब प्रॉफिट कहाँ से आता है,
और कंपटीशन के लिए इसे हराना इतना मुश्किल क्यों है? एड्स में क्या दिखाया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब एप्पल को ही ले लीजिए, बाहर से लगता है कि एप्पल बस आईफोन बेचता है, लेकिन असल में एप्पल इकोसिस्टम बेचता है। आईफोन तो एक एंट्री है, फिर उसके बाद से सर्विसेज, iCloud, ऐप स्टोर, एसेसरीज, मैक, वॉच सब कुछ कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर एक बार जब कोई कस्टमर अंदर आ गया तो फिर स्विच करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एप्पल की कहानी सिर्फ फोन की नहीं है, असल में ये हैबिट बनाने की कहानी है। और इन्वेस्टर्स को भी ऐसे बिजनेसेस पसंद आते हैं क्योंकि इनकी कमाई ज्यादा स्टडी और प्रेडिक्टेबल रहती है। और यही रीजन है कि एप्पल का स्टॉक पिछले 5 सालों में करीब 78% तक का रिटर्न दे चुका है। कुछ इसी तरह से गूगल का एग्जाम्पल भी ले लीजिए। बाहर से लगता है कि सब कुछ फ्री है, सर्च फ्री, यूट्यूब फ्री, एंड्रॉयड फ्री, लेकिन गूगल इन्हें फ्री इसलिए रखता है ताकि हर कोई इसे यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग डेली बेसिस पर गूगल के पास आते रहें। जितने ज्यादा लोग गूगल के सर्विसेज को यूज करेंगे, उतना ज्यादा कंपनी को समझ आएगा कि लोग किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या बाय करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर यहीं से गूगल की कमाई भी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आप सर्च करते हैं कि बेस्ट फोन अंडर 30 के, नियरेस्ट जिम या फिर बाय बेस्ट लैपटॉप। ऐसे में ये वर्ड्स बताते हैं कि आप सच में किस चीज को लेने के मोड में हैं। और दोस्तों, जब किसी इंसान का इंटेंट क्लियर होता है तो बस वही सबसे वैल्यूएबल मोमेंट होता है। उसी मोमेंट पर कंपनी चाहती हैं कि उनका एड आपके सामने आ जाए और इसके लिए वो गूगल को पैसे देती हैं। और दोस्तों, गूगल की असली ताकत ये है कि उसके पास 3 बड़े दरवाजे हैं, सर्च, यूट्यूब और एंड्रॉयड। सर्च पर आप सवाल पूछते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं और एंड्रॉयड पर तो आपका फोन ही चल रहा होता है। मतलब कि गूगल हर जगह पर प्रेजेंट है, इसीलिए वो लोगों की लाइफ में डिफॉल्ट बन गया है। सिंपल भाषा में बोले तो यूजर्स पैसे नहीं देता, लेकिन अपना टाइम और अटेंशन देता है और गूगल उसी अटेंशन को ऐड के थ्रू मोनेटाइज करके कमाई कर लेता है। अब दोस्तों, अमेजन को ही देख लीजिए। सालों तक लोग यही कहते रहे कि इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट कहाँ है भाई, क्योंकि अमेजन का फोकस शुरुआत में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर था ही नहीं। उसने पहले फाउंडेशन बनाया, यानी अपना डिलीवरी नेटवर्क, वेयर हाउसेस, फास्ट शिपिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस। मतलब कि अमेजन ने पहले सिस्टम मजबूत किया और फिर इसी दौरान अमेजन ने AWS बनाया, यानी अमेजन वेब सर्विसेज। ये बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां नेटफ्लिक्स से लेकर छोटे स्टार्टअप्स तक अपनी वेबसाइट, ऐप और डेटा अमेजन के सर्वर पर चलाते हैं और यहीं से अमेजन की स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इनकम आती है। और दोस्तों, अमेजन से ये सीख मिलती है कि कुछ कंपनीज पहले मार्केट में डोमिनेंस बनाती हैं और फिर प्रॉफिट बाद में ऑप्टिमाइज करती हैं। इसीलिए इन्वेस्टर सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं देखता, वो ये देखता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या बिल्ड कर रही है। तो दोस्तों, एप्पल, गूगल और अमेजन यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रैक्टिकली समझाने का तरीका है कि हमें क्यों यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस मार्केट इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि वहाँ ऐसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ज्यादा हैं जो कई सारी कंट्रीज से पैसे कमाती हैं, जिनकी पकड़ मजबूत होती है और जिनके प्रोडक्ट्स लोगों की डेली हैबिट बन जाते हैं। अब यहाँ एक ऑनेस्ट सवाल आता है कि अगर एप्पल, गूगल और अमेजन जैसी कंपनीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर इंडियन इन्वेस्टर्स अभी तक इनसे दूर क्यों रहे हैं? असल में इसका रीजन इंटरेस्ट की कमी नहीं था, प्रॉब्लम थी कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस। और उनमें पहला चैलेंज था एक्सेस। पहले यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं था। अकाउंट खोलना, डॉलर कन्वर्जन, ब्रोकरेज, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि ज्यादातर लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। दूसरा चैलेंज था कॉम्प्लेक्सिटी का डर। यूएसडी, टैक्स रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सुनते ही लगता था कि ये तो प्रोफेशनल्स या फिर बड़े प्लेयर्स के लिए है, हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। तीसरी प्रॉब्लम थी परसेप्शन। कई लोगों को लगता था कि फॉरेन मार्केट मतलब गैम्बलिंग और इंडिया का मार्केट ही सबसे सेफ है, तो फिर लोग अपॉर्चुनिटीज को समझने से पहले ही रिजेक्ट कर देते थे। और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि इंडियन इन्वेस्टर ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन से दूर रह गए, जबकि वही कंपनीज वो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली यूज कर रहे थे। तो दोस्तों, यहीं से अगला सवाल नेचुरली आता है कि अगर प्रॉब्लम एक्सेस और कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो क्या आज भी वही सिचुएशन है या अब कुछ बदला है? तो दोस्तों, अब तक के सभी बैरियर्स को टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक तोड़ दिया है। IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म ने प्रोसेस को गाइडेड और सिंपल बना दिया है। अकाउंट सेटअप, KYC, ट्रांसफर, ट्रैकिंग सब स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इशू भी आता है, प्राइस। मान लीजिए कि आपको अमेजन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आज अमेजन का एक शेयर करीब 239 USD का है, यानी रफली 22,000 के आसपास।
अब आम जनता के लिए एक ही बार में 22,000 रुपए देकर सिर्फ एक शेयर लेना आसान नहीं होता। और फिर इसी जगह पर ही सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है फ्रिक्शनल शेयर्स का। IND मनी की हेल्प से आपको पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती। आप अमेज़न जैसे स्टॉक में भी सिर्फ $1 के फ्रिक्शनल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि प्राइस हाई होने की वजह से बजट से बाहर वाली सोच खत्म हो जाती है और आप छोटे अमाउंट से भी ओनरशिप वाली थिंकिंग शुरू कर पाते हैं। अब जब एंट्री आसान हो गई तो अगला सवाल आता है चॉइस और डाइवर्सिफिकेशन। IND मनी पर आपको US स्टॉक्स और ETFs का एक्सेस मिलता है, जिससे आप सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंड नहीं रहते बल्कि पोर्टफोलियो को स्प्रेड करके सोच सकते हैं। साथ ही एक ही जगह पर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग रहने से आपको विजिबिलिटी मिलती रहती है कि आपके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का ओवरऑल पिक्चर क्या चल रहा है। और फिर तीसरा प्रैक्टिकल डर होता है मनी मूवमेंट और पेपर वर्क। प्लेटफॉर्म के थ्रू फंड ऐड करने और जरूरत पड़ने पर विड्रॉल का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और टैक्स वाला कंफ्यूजन कम करने के लिए ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट जैसी सर्विस भी काफी हेल्पफुल साबित होती है। और यहाँ एक बात मैं आपसे साफ कहना चाहूंगा, IND मनी कोई गारंटी या शॉर्टकट नहीं है, ये बस एक टूल है जो एक्सेस और ट्रैकिंग को आसान बनाता है। असली डिसीजन फिर भी आपका है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कितना रिस्क लेना है। मतलब पहले बैरियर एक्सेस था, लेकिन आज IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर दी है। बस IND मनी ऐप आपको डाउनलोड करना है, बेसिक डिटेल्स भरना है और KYC कर लेना है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे नॉर्मल डीमैट अकाउंट खोलते टाइम करते हैं। अकाउंट बन जाए तो नेक्स्ट स्टेप है इंडियन रुपी को USD में ट्रांसफर करना और फिर सिंपल जिस भी US स्टॉक में इन्वेस्ट करना हम कर सकते हैं। और बाद में अगर प्रॉफिट हो जाए और पैसे निकालने हैं तो फिर विड्रॉल भी उतना ही इजी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है कि हम हर रोज एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसे ब्रांड्स को यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स इन्हें प्रोडक्ट नहीं बल्कि US लिस्टेड ग्लोबल बिजनेस की तरह देखते हैं। कंज्यूमर पूछता है कि ये चीज कितनी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर पूछता है ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है और क्या ये मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकेगी। वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, सही बिजनेस की ऑनरशिप और पेशेंस से बनती है। पहले प्रॉब्लम एक्सेस और कॉम्प्लेक्सिटी थी, पर आज IND मनी जैसे ऐप ने वो बैरियर खत्म कर दिया है। मतलब कि टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन डिसीजन और रिस्क हमेशा इन्वेस्टर यानी कि आपका ही रहेगा। इस वीडियो का मकसद आपको किसी स्टॉक की तरफ पुश करना नहीं है, बस कंज्यूमर माइंडसेट से निकलकर ऑनर माइंडसेट में सोचना सिखाना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप बेटर डिसीजंस ले सकें।